गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान, महिला कॉलेज डालमिया नगर। आज मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से स्नातक पार्ट 3 के छात्र छात्राओं के लिए पेपर 7 के अंतर्गत औद्योगिक मनोविज्ञान से संबंधित एक नए टॉपिक का शुभारंभ कर रहा हूँ, जिस टॉपिक का नाम है काल एवं गति अध्ययन। इसमें देखना है कि काल एवं गति अध्ययन क्या है। वैज्ञानिक प्रबंध या जिसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, उस साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर और गिलब्रेथ का क्या योगदान है, इन सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से करेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। उद्योग धंधों में वैज्ञानिक प्रबंध का जनक एक यांत्रिक अभियंता, मैकेनिकल इंजीनियर, जिसका नाम था F.W. टेलर। F.W. टेलर, जिन्होंने काल एवं गति अध्ययन के द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में की थी। अतः काल एवं गति अध्ययन को टेलरवाद के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि टेलर ने ही इस काल एवं गति अध्ययन का प्रादुर्भाव किया, उनके सौजन्य से ही काल एवं गति अध्ययन का औद्योगिक मनोविज्ञान में पदार्पण हुआ। इसलिए उनको जनक के साथ ही साथ इस इज्म को, इस वाद को टेलरवाद के नाम से भी जाना जाता है। वस्तुतः उद्योगों में काल गति विश्लेषण की शुरुआत काम की प्रचलित प्रणालियों के साथ टेलर के असंतोष के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। जो पहले से कार्य की प्रणालियां थीं, पूर्व से जो कार्य की प्रणालियां चली आ रही थीं, उनसे जब टेलर असंतुष्ट हुए तो उन्होंने एक अध्ययन किया और उसको काल गति अध्ययन का नाम उन्होंने दिया। टेलर ने यह अनुभव किया कि कार्यकर्ता काम के दोषपूर्ण तरीकों को अपना लेता है, जिससे शक्ति और समय दोनों बर्बाद होता है। अतः टेलर ने कार्य प्रणालियों में सुधार लाने की समस्या की ओर ध्यान देना शुरू किया, जो बात चलकर उद्योगों में टेलरवाद के नाम से विख्यात हुआ। काल गति अध्ययन के दो तत्व हैं। एक को कहा जाता है समय अध्ययन तथा दूसरे को कहा जाता है गति अध्ययन। इन दोनों के संबंध में, काल एवं गति अध्ययन के संबंध में ब्लम का ये कहना है कि समय अध्ययन में कार्य के संपादन में लगने वाले समय का अध्ययन किया जाता है। समय अध्ययन में कार्य के संपादन में लगने वाले समय का अध्ययन किया जाता है, जबकि गति अध्ययन में कार्य संपादन में होने वाली गतियों तथा तरीकों का विश्लेषण किया जाता है। स्पष्ट है कि काल अध्ययन अलग है और गति अध्ययन अलग है। ब्लम ने कहा कि जो काम करने के दरमियान जो समय लगता है, जो समय कार्य संपादन में व्यतीत होता है, वह समय अध्ययन के अंतर्गत आता है और गति अध्ययन के अंतर्गत कार्य संपादन में होने वाली गतियों तथा तरीकों का विश्लेषण किया जाता है। स्मिथ एक मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने कहा है कि समय गति अध्ययन को यह मानते हुए बतलाया है कि समय अध्ययन में औद्योगिक कार्य के प्रत्येक क्रिया के संपादन में जो समय लगता है उसका अध्ययन किया जाता है। दूसरी तरफ एक कार्य को करने में जितनी गतियां लगती हैं उसका अध्ययन गति अध्ययन के द्वारा किया जाता है। इस तरह से काल और गति अध्ययन
स्पष्ट हुआ। आपको पता चला कि काल और गति अध्ययन है क्या और क्यों काल गति अध्ययन को टेलर ने औद्योगिक मनोविज्ञान में लाने का प्रयास किया। इसके संबंध में भी मैंने चर्चा किया कि जो पहले की प्रविधियां थीं, पहले काम करने के जो तरीके थे, उससे समय और शक्ति का ज़्यादा ह्रास होता था, जिसके कारण टेलर उससे असंतुष्ट थे और उन्होंने काल गति अध्ययन का विश्लेषण किया। अब हम देखें कि टेलर का क्या योगदान है साइंटिफिक मैनेजमेंट में। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर का क्या योगदान है, कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हम कह सकते हैं कि टेलर का काल गति अध्ययन उनके 3 मौलिक सिद्धांतों पर आधारित था। पहला था कि किसी कार्य के लिए सर्वोत्तम लोगों का चुनाव करना, और दूसरा था कार्य के लिए सर्वाधिक कुशल प्रणाली तथा किफ़ायती गतियों का उपयोग करने के लिए कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करना, तथा तीसरा था सर्वोत्तम कार्यकर्ताओं को उच्च पारिश्रमिक के रूप में प्रलोभन देना। ये 3 उनके मुख्य उद्देश्य थे। टेलर के जो काल गति अध्ययन है, उनके ये 3 प्रमुख उद्देश्य थे, जिसकी चर्चा हमने ऊपर किया। तो टेलर ने अपने जो उपरोक्त सिद्धांत का उपयोग एक स्टील कंपनी थी जिसका नाम था बेथलेहम स्टील कंपनी में काम करने वाले मजदूरों पर एक प्रयोगात्मक अध्ययन किया, जिसमें स्वयं टेलर अभियंता के पद पर कार्यरत था। टेलर उस फैक्ट्री में स्वयं ही एक इंजीनियर था और उसने उस स्टील कंपनी में ही अध्ययन किया, और इस कंपनी में एक कार्यकर्ता अधिक से अधिक 12.5 टन लोहा 12.5 टन लोहा प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढो सकता था। उन्होंने अपने अध्ययन के लिए एक डच कार्यकर्ता को चुना। डच कार्यकर्ता का मतलब हुआ डेनमार्क का रहने वाला कार्यकर्ता। डेनमार्क के लोगों को डच कहा जाता है। डच कार्यकर्ता को चुना, उसे ठीक ठीक आदेशानुसार कार्य करने को कहा, अर्थात कहने पर कार्य प्रारंभ करना, कहने पर कार्य बंद कर देना तथा आदेशानुसार वास्तविक गतियां करना। ये सब प्रबंध करने के बाद टेलर जब डच कार्यकर्ता को अपने आदेशानुसार ये सब कब काम शुरू करना है, कब काम बंद करना है इत्यादि जब उसको बता दिए, सिखा दिए, इसके बाद ऐसा देखा गया कि जो कार्यकर्ता पहले सिर्फ 12.5 टन लोहा ढो सकता था, वही कार्यकर्ता अब 47.5 यानी कि 47 टन लोहा प्रतिदिन ढोने लगा। उत्पादन में काफ़ी इजाफा हुआ और स्वाभाविक नेचुरली आप कह सकते हैं, स्वभावतः हम कह सकते हैं कि ये जो उत्पादन में इजाफा हुआ, उत्पादन में जो बढ़ोतरी हुई, उसका कारण था कि टेलर उस डच कार्यकर्ता को इतना निपुण कर दिए थे, जिसके कारण जो व्यर्थ में श्रम लगता था, जो व्यर्थ में समय व्यतीत होता था, समय बर्बाद होता था, उन सारे चीज़ों पर उसने अंकुश लगा दिया और इसके बाद देखा गया कि उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई।
टेलर के प्रयोग परिणामों का मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित था। कुछ टेलर के जो भी ये परिणाम आए, उन परिणामों में हम देखते हैं कि उसका जो मुख्य निष्कर्ष था वह कुछ इस प्रकार था। जैसे पहला हो गया कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 12.5 टन की तुलना में 47.5 टन लोहा ढो सका, अर्थात उत्पादन में 280% 280% का इजाफा हुआ, वृद्धि हुई। दूसरा निष्कर्ष हम यह देखते हैं कि मजदूर की पारिश्रमिक, उसका जो वेजेज है, उसकी जो मजदूरी है, पारिश्रमिक है, वह $1.5 से बढ़कर $1.85 हो गई। और इसका तीसरा निष्कर्ष है कि 8 मजदूरों में से सिर्फ एक मजदूर टेलर की विधियों से प्रशिक्षित हो सका। फलस्वरूप 7 मजदूरों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। और चौथा इसका निष्कर्ष है कि कंपनी को 6 महीने में $75,000 से $80,000 तक का लाभ हुआ। ये जो निष्कर्ष हैं, ये टेलर के अध्ययन के द्वारा प्राप्त हुए। तो ये निष्कर्ष उद्योगपतियों के लिए तो संतोषजनक था, उद्योगपतियों के लिए तो प्रोत्साहित करने वाला था। उद्योगपति तो इससे खुश हुए क्योंकि उनका आमदनी बढ़ा और 8 मजदूरों में से 7 मजदूरों को हटाना पड़ गया, एक ही मजदूर उसमें प्रशिक्षित हुआ। इसलिए टेलर के तीसरे और चौथे यानी मजदूरों की छटनी और कंपनी को 6 महीने में $75,000 से $80,000 का लाभ, ये तीसरे और चौथे पक्ष को लेकर श्रमिकों ने काफ़ी असंतोष व्यक्त किया। ठीक है, और इस असंतोष को हम आगे आपको बताएंगे। पहले हम यह देख लें कि ये तो टेलर का योगदान था टाइम एंड मोशन स्टडी में, साइंटिफिक मैनेजमेंट में। तो इसमें एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है गिलब्रेथ। गिलब्रेथ ने भी एक अध्ययन किया था काल और गति अध्ययन के संबंध में। टेलर और गिलब्रेथ 2 ही व्यक्ति हुए जिन्होंने काल गति अध्ययन पर अध्ययन किया, और इसलिए गिलब्रेथ की पहले कंट्रीब्यूशन को हम देख लेते हैं। उनकी जो देन है, उनकी जो योगदान है उसमें टाइम एंड मोशन स्टडी में, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हम टेलरवाद में टेलर की जो सिद्धांत हैं, टेलर के जो प्रयोग निष्कर्ष हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यदि हम गिलब्रेथ के अध्ययन का हम जिक्र करेंगे तो देखेंगे कि टेलरवाद का विशद उपयोग गिलब्रेथ ने किया। टेलरिज्म का विशद उपयोग गिलब्रेथ ने किया, जो टेलर का शिष्य रह चुका था। अपने अध्ययन कार्य में गिलब्रेथ को अपनी पत्नी मिसेस गिलब्रेथ से भी सहायता मिली, जो एक मनोवैज्ञानिक थी, और दोनों ने मिलकर ईंट बनाने के कार्य में काल और गति सिद्धांतों का उपयोग किया। गिलब्रेथ ने स्टील कंपनी में लोहा ढोने वाले कर्मचारियों पर अध्ययन किया, और गिलब्रेथ ने ईंट भट्ठे पे जो ईंट बनाई जाती है, उस ईंट भट्ठे पे जो मजदूर काम करते थे उन पर उन्होंने अध्ययन किया। और इस अध्ययन में गिलब्रेथ ने भट्टा मजदूरों के गतिविधियों का विश्लेषण सावधानीपूर्वक किया तथा गतियों की पुनः व्यवस्था तथा परिमार्जन किया। जो गतियां पहले लगती थीं कार्य में,
मजदूर ईंट भट्ठा पर जितने मूवमेंट्स करते थे, जितनी मूवमेंट्स होती थी उनके अंतर्गत काम के दरमियान, उसको उन्होंने उसका पुनः व्याख्या किया और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया, कुछ परिमार्जन लाया। इन लोगों ने विभिन्न गतियों का नामकरण संकेतों के आधार पर किया और इन्होंने देखा कि जहां ईंट मजदूरों को कार्य संपादन में 18 गतियां लगती थीं, 18 मूवमेंट होते थे, उसे घटाकर जब 5 कर दिया गया तो अध्ययन दर में काफ़ी वृद्धि हुई। यानी कि गतियों को घटा देने से, मूवमेंट को कम कर देने से उत्पादन दर में वृद्धि हुई, क्योंकि जो 18 गतियां थीं जो लगती थीं पहले से कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो 18 तरह के मूवमेंट होते थे ईंट बनाने और ईंट ढोने में, उसमें से 13 गतियां ऐसी थीं जिनको हटा देने के बाद भी उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उत्पादन बढ़ा ही। वे 13 गतियां निरर्थक थीं और उन गतियों से कार्यकर्ता में थकान होता था, समय की बर्बादी होती थी, शक्ति की बर्बादी होती थी। इसलिए उन्होंने देखा कि जब उसमें से 18 गतियों में से को घटाकर 5 कर दिया गया तो उत्पादन में वृद्धि हुई। उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई यह हम देखें कि प्रति घंटा प्रति व्यक्ति का उत्पादन दर 120 ईंटों से बढ़कर 350 ईंटें हो गई। सोचिए जरा कि कहाँ 120 एक घंटा में 120 ईंट बनता था, वह बढ़कर एक घंटा में 350 ईंट हो गई। तो निश्चित रूप से उसमें फालतू गतियाँ लगती थी, अनावश्यक गतियाँ लगती थी, जिसके कारण कार्यकर्ता का शक्ति और श्रम व्यय होता था। तो गिलब्रेथ तथा टेलर के दृष्टिकोण में कुछ अंतर था। दोनों गुरु शिष्य तो थे, लेकिन इन लोगों के व्यूज जो थे, दृष्टिकोण जो थे, उनमें कुछ अंतर था। क्या अंतर था कि टेलर ने काल और गति विश्लेषण पर प्राथमिक रूप से जोर दिया, वहीं गिलब्रेथ ने सिर्फ गति अध्ययनों पर विशेष जोर दिया। क्या अंतर हुआ कि टेलर ने काल और गति, टाइम एंड मोशन, दोनों पे ही ध्यान दिया, लेकिन गिलब्रेथ सिर्फ मोशन अध्ययनों पर विशेष जोर दिया। और कार्य रीतियों को प्रभावित करने के लिए इन लोगों ने प्रत्येक गति की पहचान तथा प्रत्येक गति का मूल्यांकन अपने मापदंडों पर किया। ठीक है। तो टेलर तथा गिलब्रेथ के बाद, अब हम देखें कि टेलर और गिलब्रेथ के बाद क्या होता है। तो टेलर और गिलब्रेथ के बाद मनोवैज्ञानिकों ने समय तथा गति को लेकर काफ़ी अध्ययन किया और इस संबंध में मोगेंसन ने अपना विचार व्यक्त करते हुए बताया है कि कर्मचारी में अगर उत्साह को बढ़ाया जाए तो समय गति अध्ययन सफल हो सकता है। उसी तरह से गोमबर्ग गोमबर्ग ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि न सिर्फ उससे उद्योगपति को लाभ पहुंचता है, बल्कि कर्मचारी को भी आर्थिक लाभ मिलता है। तो टेलर और गिलब्रेथ के बाद भी औद्योगिक मनोवैज्ञानिकों ने, दूसरे औद्योगिक वैज्ञानिकों ने काल और गति अध्ययन पे कुछ अपना अध्ययन किया और उन्होंने कुछ अलग अलग उसके संबंध में सलाह दिए कि किस तरह से यदि काल गति अध्ययन का हम उपयोग करें उद्योग धंधा में तो हमको सफलता ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है। इस तरह से यदि हम, जैसा कि पहले हम कह चुके हैं कि टेलर का जो सिद्धांत था
टेलर का जो अध्ययन था उस अध्ययन में 4 निष्कर्ष निकले थे और उन 4 निष्कर्षों में से 2 निष्कर्ष ऐसा था जो मजदूरों के लिए संतोषजनक नहीं था, जिससे मजदूर संतुष्ट नहीं थे। तो निश्चित रूप से उसकी आलोचना हुई होगी। तो लोगों ने उसकी आलोचना की, मनोवैज्ञानिकों ने उसकी आलोचना की। तो उन आलोचनाओं की चर्चा अब हम करने जा रहे हैं। हम देखें कि वे कौन कौन सी बातें हैं जो कि टेलरवाद या टेलर के सिद्धांतों की आलोचना करते हैं। इस आलोचना की चर्चा हम अगले क्लास में आपको फिर करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। कैसे हो रे मनो?